अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं बैंकिंग एंड बियॉन्ड विद वाहिद हाशमी। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था क्रॉसिंग को और वो दो जो तीन सेक्शन थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 123, 124 और 125। अब जो सेक्शन 123 है वो डील करता है जनरल क्रॉसिंग को और जो सेक्शन 124 है वो डील करता है स्पेशल क्रॉसिंग को। स्पेशल क्रॉसिंग को मैंने पिछले क्लिप में डिफाइन कर दिया था। उसमें मजीद मेरे ख्याल से मजीद उसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी किसी को भी। बैंकर्स के लिए होता है वो, लेकिन ये सिर्फ समझ लीजिएगा कि वो नॉन बैंकर भी स्पेशल क्रॉसिंग लगा सकता है। अच्छा, अब एक और पॉइंट है, बड़ा यानी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या क्रॉसिंग सिर्फ स्टैंप होती है, यानी हाथ से नहीं लगाई जा सकती? बिल्कुल लगाई जा सकती है। स्टैंप हम यानी बैंक स्टैंप इसलिए लगाते हैं या कंपनीज अपने चेक पे स्टैंप इसलिए लगाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग करनी होती है। मसलन फ़र्ज़ करें बैंक ने आज 70-80 चेकों पर क्रॉसिंग स्टैंप लगानी है, यानी क्रॉस करना है। अगर वो हाथ से लिखता रहेगा फलां बैंक, फलां ब्रांच, तो वो उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। इसलिए बैंक स्टैंप लगा देता है फेस पे। स्पेशल क्रॉसिंग क्या ये कस्टमर लगा सकता है? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये चेक फलां बैंक के ज़रिए से पे हो, तो मैं अपने चेक के ऊपर क्रॉस करके लिख देता हूँ ABC बैंक फलां ब्रांच ये वो। तो आप यानी एज ए बैंकर ये नहीं कह सकते कि हाथ से क्रॉसिंग स्टैंप कैसे लगा दी और वो भी स्पेशल क्रॉसिंग कैसे लगा दी। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, कानून में कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमें नजर नहीं आता आमतौर पर ऐसा होता हुआ, इसलिए हमें लगता है कि शायद ये मुमकिन नहीं है। ये याद रखिएगा, कानून में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जरूर स्टैंप होनी चाहिए और जरूर कस्टमर लगाए या जरूर बैंकर लगाए। बैंकर भी जर्नल क्रॉसिंग कर सकते हैं। आपके चेक प्रेजेंट हुआ है, वो कहते हैं मेरे अकाउंट में डाल दो, आप 2 लाइन उस पर डाल दें, उसके बाद अपनी क्रॉसिंग लगाएंगे, वो अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो असल बात यह है कि अकाउंट में जाने से पहले चेक को क्रॉस होना होता है, चाहे स्पेशल क्रॉसिंग हो चाहे जनरल क्रॉसिंग हो। अनक्रॉस चेक अकाउंट में जमा नहीं हो सकता। उसको यानी अकाउंट में डालने से पहले बाद में क्रॉसिंग कर देंगे अगर भूल गए ये वो। एनीवेज, तो स्पेशल क्रॉसिंग को तो हमने समझ लिया कि वो क्या चीज़ होती है, बैंक का नाम होता है। जनरल क्रॉसिंग में अब देखिए, मैं आपके साथ एक क्लिप में लगा दूंगा, उसकी जो पिक्चर है, ग्राफिक है। एक क्रॉसिंग होती है, जैसे मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया था कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 123 में डिफाइन कर दिया कि जनरल क्रॉसिंग को किस तरह से किया जा सकता है। यानी कस्टमर के लिए ओपन नहीं छोड़ा कि वो जैसे दिल करे वो कर दे क्रॉसिंग, और फिर बैंक उसके ऊपर डिफाइन करता रहे, उसके ऊपर मतलब एक कमेटी बैठ जाए कि इसका क्या मकसद हो सकता है, कैसे करें। इसलिए जो जिन्होंने लॉ इनेक्ट किया, उन्होंने इसको कहा कि जनाब ये वो तरीके हैं जिनसे आप जनरल क्रॉसिंग कर सकते हैं, और बैंक इन तरीकों, जनरल क्रॉसिंग या अदरवाइज इन ऑर्डर उस पर अमल करने का पाबंद होगा। उसके अलावा किसी और तरीके से अगर आपने क्रॉसिंग किया है, उसके अंदर कुछ और लिखा है, तो फिर बैंक खुद डिसाइड करेगा कि वो हो सकता है, और अगर बैंक वापस कर दे तो उसके खिलाफ आप यानी चेक अनपेड वापस करने वाला जो फाइन है या जो सू है, मुकदमा, वो नहीं हो सकता। सबसे पहले क्रॉसिंग की नेचर होती है जिस चेक की फेस पर 2 लाइनें डाल दी जाएं। चेक की फेस पर कहीं पर भी 2 लाइनें डाल दी जाएं जिस चेक का कोई और मटेरियल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आम तौर पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्रॉसिंग की जाती है। मगर वो इतनी छुपा के भी नहीं की जाती कि नजर ही ना आए, यानी आपका इरादा हो कि इसको नजर ना आए और पेमेंट कर दे, मैं इसको पकड़ लूंगा। मेल इंटेंशन से इंस्ट्रूमेंट इशू करना वैसे ही कानून है, जुर्म है, सेक्शन जो भी है उसका, CPC का। लेकिन अगर आप विजिबल क्रॉसिंग करते हैं, सिर्फ 2 लाइंस क्रॉस डाल देते हैं यानी पैरेलल, तो चेक इज सेड टू बी क्रॉस्ड। अब इसके अंदर क्योंकि कुछ नहीं लिखा, इसलिए हम इसे कहते हैं ओपन क्रॉसिंग। मिसाल पर इस पे आपने लिखा है सेल्फ और बेरर, और आप उसको क्रॉस कर दिए गए। अब ये मसला है बैंकर के लिए कि चेक किसके अकाउंट में जाएगा। मैं आपको पूरी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि ये चेक किसी के भी अकाउंट में जा सकता है, जिसका भी अकाउंट हो। उसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, और जहाँ पे पे टू सेल्फ और बेरर, तो आप एक्चुअली आप बेरर के अकाउंट में डाल रहे हैं। बेरर कौन होता है? जनरली स्पीकिंग जिसके पास चेक होता है। लीगली स्पीकिंग, बेरर इज अ पर्सन हु कैन सू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, बेरर वो शख्स होता है जो अदालत में अपने हक को साबित कर सकता है। देखिए, मिसाल के तौर पर एक चेक मुझे कहीं पड़ा हुआ मिल गया, सेल्फ और बेरर, तो मैं उसकी जाके पेमेंट लेना चाहता हूँ, पेमेंट ले लेता हूँ। तो अब बैंक को तो नहीं पता कि मुझे चेक पड़ा हुआ मिला था, अदरवाइज चेक से ऑर्डर आपने पे कर दिया। लेकिन अगर आप उसको वापस कर दिया तो किसी भी वजह से, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, मैं मुकदमा कर दूंगा, मैं शिकायत कर दूंगा, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि मैं एक्चुअली इस पे
होल्डर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ ना, तो मैं लेकिन अगर वो चेक मेरा है, मुझे किसी ने दिया है और मैं आप चेक को लेके आप कहते हैं नहीं हो सकता, तो मैं ज़ाहिर है आपसे कहूँगा मुझे लिख के दो, मुझे बताओ किसका है ये वो। तो बेरर इज अ पर्सन हु कंज्यूम, ये तो टेक्निकल बात है लेकिन जनरली स्पीकिंग बेरर हाँ मिले हाजा, जिसके पास हो, इफ अदरवाइज इन ऑर्डर, और आप जिस माहौल में पेमेंट कर रहे हो ठीक है तो बस चेक पेमेंट हो गया। लेकिन अब इस पे क्रॉस हुआ है, तो बिल्कुल जैसे आप कैश पेमेंट कर रहे हैं वो रिस्की होती है। देखें अगर कैश पेमेंट बेरर को कर रहे हैं वो रिस्की होती है, क्योंकि बाद में बेरर अगर ना मिल सके किसी वजह से तो आपको बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन अगर वो बेरर किसी और के अकाउंट, मिसाल के सेल्फ लिखा है और मैं अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ वाहिद हाशमी, तो मेरे अकाउंट में जा रहा है ना, ये आपका ज्यादा सेफ है मगर हमारे 99% बैंकर कहते हैं जी ये आपके अकाउंट में नहीं जा सकता, इस पे नाम लिखवा के लाएं, ये करे वो करे। ये ड्यू टू शैलो नॉलेज ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड लॉ। जनरली क्योंकि आपको नाम लिखा हुआ होता है क्रॉस चेक का, इसलिए आप समझते हैं कि क्रॉस चेक पर नाम लिखना जरूरी है। जिसने चेक दिया है उसकी इंटेंशन क्या है, अकाउंट पर, काउंटर पर पे ना हो। किसके अकाउंट में जाए, बेरर के अकाउंट में। कौन है बेरर, सेल्फ भी हो सकता है, सेल्फ तो कोई नाम नहीं होता, तो सेल्फ और बेरर। अब जब बेरर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप जिसके भी अकाउंट में डालेंगे वही उसका होल्डर होगा। तो आप बहुत अगर एहतियात करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने प्रैक्टिस में किया करता था, मैं लिखवा लेता उसके हाथ से, काइंडली क्रेडिट दिस, चेक के पीछे काइंडली क्रेडिट दिस अमाउंट टू माय अकाउंट नंबर सो एंड सो। उसकी कोई लीगल कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन इतना है कि कस्टमर ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता किसने मेरे अकाउंट में जमा करा दिया और मुझे ये हो गया वो हो गया उसकी अपने हैंड राइटिंग से है। फिर अब आजकल तो खैर बहुत एडवांस हो गया है कि हम अकाउंट डिपॉजिट स्लिप जो लेते हैं उसके ऊपर डिटेल सारी होती है, सब कुछ होता है 2012 से पहले तो ये नहीं था, इतनी पुरानी बात नहीं है। ये हम डिपॉजिट स्लिप लेते हैं, ये क्योंकि एक ईमेल की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए इसके पर हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं याद रखिएगा जो ईमेल की रिक्वायरमेंट है उसमें डिपॉजिट स्लिप जो है उसके ऊपर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, उसका रिकॉर्ड करते हैं। इसका नाम क्या है, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, बस उसका वेरीफाई नहीं करते। एनीवेज ये एक अलग अलग बात है अब उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि इसको कहते हैं चेक इज जनरली क्रॉस्ड एंड ओपन क्रॉस। ओपन क्रॉसिंग आपने मेरे पिछले जुमले सुना होगा तो आपको ख्याल है कि ओपन क्रॉसिंग क्या होती है, प्रोसेस ओपन। ओपन क्रॉसिंग से मुराद ये है कि क्रॉसिंग के अंदर क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, अब बैंकर को कोई पाबंदी नहीं है कि वो किसके अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन क्रॉस चेक जब कोई लेके आता है तो डिपॉजिट स्लिप वो खुद भरेगा। यहाँ पर अमूमन बैंक अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यानी काउंटर स्टाफ को आमतौर पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये बैंकों का इंटरनल एसओपी है, ये कानून नहीं ऐसा कहता। अगर कोई लिख दे तो कोई जुर्म हो जाएगा, मगर इंटरनल बैंक का जरूर वायलेशन हो जाएगी। ये वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक कहता है कि आप कस्टमर की किसी डॉक्यूमेंट को खुद फिल ना करें, कस्टमर को खुद करने दें। वरना आजकल जो प्रेस्टीज बैंकिंग है और जो प्रायोरिटी बैंकिंग है और जो कस्टमाइज बैंकिंग है उसमें तो अलग से एक ऑफिसर होता है बैंक का जो कस्टमर के सारे डॉक्यूमेंट फिल करता है। अगर कानून मना करता होता तो वो भी ना कर सकता। इसी तरह मिसाल के तौर पर अपना चेक है, आप खुद फिल करेंगे ना, अगर कानून मना करता होता तो बेशक आपका अपना चेक होता, आप नहीं फिल कर सकते थे। ये याद रखिए कानून नहीं है, लेकिन बैंक का चाहता है कि आप प्रोटेक्टेड रहें, आप सुकून से काम करें, लोग आप इल्जाम न लगाएं, तो वो चाहता है कि जो काउंटर स्टाफ है वो कस्टमर का डिपॉजिट स्लिप ना भरे। तो आप अपने स्टाफ से कह सकते हैं, जो आपका चेकिंग ऑफिसर, चेक पासिंग ऑफिसर है उसको कह सकते हैं, मैनेजर ऑपरेशन को कह सकते हैं, किसी स्टाफ कस्टमर को कह सकते हैं, इनके स्लिप को भरते हैं। बहरहाल वो स्लिप जो है वो कस्टमर खुद भरता है। अब ये ओपन क्रॉसिंग थी, लिहाजा जिसका भी चेक था किसी के अकाउंट में जमा हो गया, मुझे जाएगा अकाउंट में, ठीक है। अब आपको ओपन क्रॉसिंग समझ में आ गई कि आप देखते हैं क्रॉसिंग में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि चेक इज पेबल टू एनी पर्सन, मगर अब एनी पर्सन आगे जाके देखते हैं वहां लिखा है पे वाहिद हाशमी और बेरर। अब इसका ये मतलब नहीं कि वाहिद हाशमी के अकाउंट में जाएगा तो ठीक होगा, कहीं और नहीं जा सकता। और बेरर का मकसद ये है कि वाहिद हाशमी के अलावा किसी और के अकाउंट में भी जा सकता है मसलन उसको रफीक अहमद लेके आ गए, ये मेरे अकाउंट में डाल दें, चेक ओपन क्रॉस है, यानी उस क्रॉसिंग के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं आपको बिल्कुल इत्मीनान से बता रहा हूँ कि आपको रफीक अहमद के अकाउंट में डाल सकते हैं बगैर किसी कानूनी चाराजोई आपके हुए बगैर। आपको ना को आपका प्रोसीजर वायलेट होगा, ना बैंकिंग लॉ वायलेट होगा, ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वायलेट होगा, ना क्रॉसिंग का कोई लॉ वायलेट होगा सिर्फ ये है कि आपको लगेगा ही पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये जाना तो फिलहाल वाहिद इसमें चाहिए था। तो आप ये देखिए कि ये अब वाहिद हाशमी का चेक था, मोहम्मद रफीक अपने अकाउंट में डाल रहा है, तो मोहम्मद रफीक अब स्लिप भरेगा ना, तो किसी भी स्टेज पे तो नहीं कह सकते मुझे तो नहीं पता था ये कैसे मेरे अकाउंट में आ गया, यू नो अगर वो खुद नहीं भरेगा साइन तो करेगा ना कम से कम, फिर उसके डिटेल के पास आईडी कार्ड नंबर होगा, अगर वो अकाउंट होल्डर अकाउंट वगैरह, ये हो गया। अब उसके अंदर लिखा हुआ है एंड को या एंड कंपनी, यानी क्रॉसिंग लगी हुई है, उस पर लिखा है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, अब देखिएगा उसको साथ, एंड कंपनी या एंड को।
इसका भी कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है इसके अंदर। ये क्या है, आमतौर पे जो मर्चेंट्स चेक इशू करते थे उनको अजीब सा लगता था, खाली चेक तो एंड को लिख देते थे। एंड को डज नॉट कैरी एनी लीगल एप्लीकेशन, एनी सिग्निफिकेंस। इस एंड को क्या करना है, मसलन वाहिद हशमी, बस तो वाहिद हशमी के अकाउंट में चला गया ना, अब एंड को तो मैं तो हूँ ही नहीं एंड को। वो जो क्रॉसिंग के एंड को लिखा है, ये आप यूं समझ लें कि ओपन क्रॉसिंग एंड को क्रॉसिंग इज सेम। एंड को लिखा क्यों है, जैसे मैंने बताया था कि वो खाली क्रॉसिंग, कुछ उलझन महसूस हो रही है आपको कि यार केस में कुछ लिखा हुआ नहीं, एंड कंपनी पूरा लिख दिया, एंड को लिख दिया, इट डज नॉट कैरी एनी लीगल सिग्निफिकेंस। वो जाएगा उसी तरीके से जैसे ओपन क्रॉसिंग होती है, किसी के अकाउंट में जा सकता है अगर वो बेरर है तो। अच्छा, अगर ऑर्डर है तो क्या करेंगे, अगर चेक है ना वाहिद हशमी और ऑर्डर तो अब मैं इसको इंडोर्स कर दूंगा ना किसी के फेवर में, तो उसके अकाउंट में चला जाएगा बशर्ते कि मेरी इंडोर्समेंट रेगुलर हो। ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने अब टॉप बता दी, हो वो भी सकता है, फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, अब तीसरी किस्म की क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, यानी पेज अकाउंट ओनली क्रॉसिंग। सबसे ज्यादा जो क्रॉसिंग की जाती है बैंकों में कस्टमर की तरफ से, वो यही वाली क्रॉसिंग होती है, पेज अकाउंट ओनली। अब देखें, जनरली स्पीकिंग, एक्सेप्शंस में जाए बगैर, पेई कौन है, जिसका नाम लिखा हुआ है मसलन जैसे लिखा है ना मोहम्मद रफीक और बेरर। अब अगर आप इसको एक्सेप्शन में जाएंगे तो बेरर फिर भी बेरर ही है, चेक अभी भी बेरर है, ठीक है। लेकिन ये जरा डिसीजन जाके ना कोर्ट में फंस जाता है, क्योंकि वो, मेरा मकसद क्या था पेज अकाउंट लिखने का, मेरी इंटेंशन क्या थी, ये कि पे के अकाउंट में जाए। पे कौन है, पे तो वो है जिसका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद रफीक। अब मोहम्मद रफीक के अकाउंट में जाएगा ओनली। अब चाहे मोहम्मद रफीक के नाम के साथ आईडी कार्ड नंबर लिखा है या नहीं लिखा, उसके वालिद का नाम लिखा है या नहीं लिखा, इसी का फर्क नहीं पड़ता। अब पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा एज बैंकर की कौन सा मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक पाकिस्तान में 2 करोड़ है लॉ आपको इसमें बिल्कुल पाबंदी बनाता। आपके पास जो अकाउंट है उसमें नाम मोहम्मद रफीक है, जो डिपॉजिट भरी जा रही है मोहम्मद रफीक है, उसके साइन है, आप उसको डाल दें कोई भी, क्योंकि जिसने चेक दिया था उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर वो चाहता है कि मोहम्मद रफीक को स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर दे तो उसके साथ वल्दियत लिख देता, आईडी कार्ड नंबर लिख देता, कोई ऐसी यूनिक आईडी साथ लिखता जो किसी और के पास ना होती। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड है। मैं ये नहीं कहता कि आईडी कार्ड नंबर लिखना चाहिए, मैं तो हमेशा मशवरा देता हूँ ना लिखें, क्योंकि हो सकता है आपको आईडी कार्ड लिखते वक्त कुछ डिजिट आपसे गलत हो जाए, कटिंग हो जाए जो भी, तो वो चेक ज़ाया हो जाए और फिर उसकी पेमेंट ना हो सके, तो खाम का फंस जाए, आईडी कार्ड जो है वो यानी ना प्रेजेंट कर सके किसी वजह से, वगैरह वगैरह। पाबंदी नहीं, वो सिर्फ आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो वाला मोहम्मद रफीक जिसका आईडी कार्ड नंबर ये है फिर भी जाएगा तो अकाउंट में क्यों जा रहा है, क्योंकि पेज अकाउंट ओनली। इसमें देखिए एक्सेप्शन ये है कि अभी भी चेक तो बेरर ही है, किसी और के अकाउंट में जा सकता है, मगर ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है इसके अंदर, क्योंकि इसमें कस्टमर की इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है कि किसी और के अकाउंट में चला जाए। इसलिए जनरली स्पीकिंग, इसको हम आम जो रूटीन की बैंकिंग करते हैं इसमें हम इसको पेज अकाउंट ओनली को यही मतलब लेते हैं इसका कि दिस इज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। बेशक बेरर लिखा रहा है, अब ये सिर्फ मोहम्मद रफीक के अकाउंट में जाएगा। कौन से मोहम्मद रफीक, जिसके अकाउंट मोहम्मद रफीक लिखा हो, हमने उसकी स्पेलिंग को वेरीफाई करना है, ठीक है, कि जो स्पेलिंग है वो ठीक होनी चाहिए, वरना फिर हम इतराज़ तो कर सकते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिकल स्पेलिंग से नहीं कर सकते कि ये मोहम्मद जो है ये ओ से लिखना था कि यू से लिखना था, ई लिखना था कि ए लिखना था, आपके पास जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं चेक पे स्पेलिंग है तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल है। वरना अगर वो आपका अच्छा वैल्यूड कस्टमर है, आपके पास ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है, तो आप बेशक उसका रिस्क उसके अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदार तो रहेगा ना उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है तो। ये ज़रा बारीक बातें, ये बहुत स्पेशल कंडीशन में जाकर हम इसको चेक करते हैं, नॉर्मली ये काम होता रहता है। अच्छा, अब तीसरी किस्म की क्रॉसिंग है जिसको कहते हैं नॉट ट्रांसफरेबल क्रॉसिंग। नॉट ट्रांसफरेबल क्रॉसिंग और पेज अकाउंट में क्रॉसिंग सेम होती है। फर्क क्या हुआ फिर, बस कुछ लोग समझते हैं कि इस चेक को ट्रांसफर नहीं करना। अब यहाँ पर बेशक पे लिखा रहे, बेरर लिखा रहे, ये ट्रांसफर नहीं होगा। लिखा ना वाहिद हाशमी और बेरर, मोहम्मद रफीक और बेरर, तो पेज अकाउंट ओनली में तो ऑप्शन था कि बेरर को चला जाए। अब यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकता, जब ये ट्रांसफर नहीं हो सकता तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब ये नॉन ट्रांसफरेबल हो गया। कौन कह रहा है, ये अकाउंट होल्डर कह रहा है। आपने अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब जो बंदा खड़ा है वो जितना मर्जी शोर करता रहे कि जी ये क्या बात हुई, मेरा नाम तो ये है, उसने गलत कर दिया, उसको नहीं चाहिए था, अब आप देखें मैं इतनी दूर चला गया। वो हमने उसको रिस्पेक्टफुली उसको गाइड करना है कि आप क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, उसे समझाना है लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है जो अकाउंट होल्डर की, जिसके साइन उसके ऊपर हुए हैं, हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के पाबंद हैं और हमने उसको गाइड करना है कि जनाब ये
आपके अकाउंट के अलावा किसी और के अकाउंट में नहीं जा सकता। ये जो नाम लिखा है इस अकाउंट में जाएगा। अगर आप ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो अकाउंट खोलें। ये ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, या फिर नया चेक लेके आ जाए। अब एक क्रॉसिंग होती है, इसे कहते हैं नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। ये क्या चीज है भाई? देखिए, नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग से लफ्ज तो समझ में ये आता है कि ये नॉट ट्रांसफरेबल है, ऐसा नहीं है। नॉट निगोशिएबल का मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा, इसको आमतौर पर बैंकों में इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग ज्यादातर जो होता है ना, ये जो सैलरी के चेक होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, जो गवर्नमेंट के इदारे इशू करते हैं या स्टेट बैंक इशू करता है या कोई भी, या फिर जो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं अपने फाइनल पेमेंट करती हैं, या जो यानी टेम्परेरी पेमेंट करती हैं, कोई पेमेंट करती हैं कस्टमर को, तो उसके ऊपर लिखा होता है नॉट निगोशिएबल। इसका मतलब ये होता है कि बी वेयर, यानी इस चेक को, ये है तो ओपन चेक ही क्रॉसिंग, यानी ट्रांसफर तो होगा लेकिन इसको ये नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग का रेड सिग्नल है कि अगर सिग्नल रेड है तो आप उसको क्रॉस ना करें, रोड को एहतियात से करें। बेशक गाड़ी आ रही हो ना आ रही हो, चालान हो सकता है, चालान नहीं भी होगा तो रिस्क तो है ना रेड सिग्नल क्रॉस करने में। तो एक तरह की नहीं कि आप क्रॉस कर ही नहीं सकते रेड सिग्नल को, वो तो अगर आप तोड़ दें, कोई ना देखे, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह नॉट निगोशिएबल, अगर कोई गलती हो जाए कुछ भी ना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो दिस इज सब्जेक्ट टू दी इंक्वायरी कि भाई ये आपने कैसे। अब मोहम्मद रफीक का सैलरी का चेक था, आपने मोहम्मद रफीक के अकाउंट में डाल दिया, मगर उसके अकाउंट में सैलरी तो आती ही नहीं है, ये तो आपको वहां से पता है अकाउंट से। तो जब ये सैलरी का चेक था उसका नॉट निगोशिएबल इसीलिए लिखा हुआ था। नॉट निगोशिएबल जो लिखा है ये असल में बैंकर के लिए लिखा गया है कि इस चेक को प्रोसेस करने से पहले एहतियात कर लें, ये उसी तरह से की पेमेंट होनी चाहिए, इसकी पेमेंट होनी चाहिए। यानी देने वाला है अपनी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज कर रहा है कि ये बेशक मोहम्मद रफीक है और मैं लिख रहा हूँ कि पेज अकाउंटली नॉट निगोशिएबल, लेकिन बैंकर यानी पेइंग बैंकर ने इसको फिर भी एहतियात करनी है कि जिस मकसद के लिए चेक दिया गया है उसी टाइप के अकाउंट में जमा हो जाके सैलरी के अगर दिया गया है तो ये मोहम्मद रफीक का सैलरी अकाउंट होना चाहिए जिसमें जमा होगा। अगर वो सैलरी अकाउंट नहीं है उसमें मत जमा करें, उसका पर्सनल अकाउंट है उसमें मत जमा करें। यही मकसद है नॉट निगोशिएबल का। ये मकसद नहीं कि जमा ही नहीं होगा और ये फिर इंडोर्स तो हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि ट्रांसफरेबल तो है मगर विद ऑल डिफेक्ट्स, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप में से किसी का इसका कोई ऐसा सवाल आया जो आप क्लैरिटी चाहते हो कि ये बात समझ में नहीं आई, मैं आपको, आप मेरे कमेंट्स में आके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। लेकिन मकसद सिर्फ इसका इतना है कि नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग का चेक ज्यादा कहाँ लगी होती है, सैलरी के चेकों के ऊपर, और ये जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह देती हैं, क्लेम वगैरह देते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज क्लेम वगैरह देता है ना किसी कस्टमर को, वो लगा देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी जो है पेई की जेन्युइननेस की ये बैंकर खुद उठाए। बैंकर के लिए बहुत आसान होता है इस चेक को वेरीफाई करना। ये बैंकों से कोई डॉक्यूमेंट ले सकता है, कोई पेपर ले सकता है कि भाई अगर बाद में कुछ हुआ तो मैं आपके जिम्मेदार हो जाऊंगा वगैरह वगैरह लेकिन नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आपके लिए रेड सिग्नल जरूर है कि भाई अगर ये सिग्नल रेड है तो एहतियात करें। अगर आपने उसको तोड़ना भी है तो दाएं बाएं देख लें और कैमरा देख लें और पुलिस वाला देख लें, ये वो, फिर उसको अगर तोड़ना है, क्यों तोड़ते तो है सिग्नल, या फिर आप एम्बुलेंस वाले हो। एनीवेज, तो ये नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग जो है ये एक तरह की ओपन क्रॉसिंग है, लेकिन ये विद द डिफेक्ट है कि अगर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा और बैंकर जो उसको प्रोसेस कर रहा है उसका जिम्मेदार हो जाएगा। तो ये जनरल क्रॉसिंग की किस्में हैं जो मैंने जैसे बताया था कि ये टाइप्स हैं जनरल क्रॉसिंग की जो आप चेक के ऊपर लगा सकते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी अल्फाज लिखे हुए हैं तो आप इन अल्फाज को समझ के, ओपन है कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, एंड कंपनी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, पेज अकाउंट ओनली पे के अकाउंट में जाएगा, और नॉट ट्रांसफरेबल ट्रांसफर नहीं होगा, और नॉट निगोशिएबल एहतियात के साथ ट्रांसफर होगा, एहतियात के साथ आगे जाएगा। एहतियात करनी बैंकर ने करनी है, बाकी तो खुद ब खुद जो कस्टमर कह रहा है आप कर रहे हैं। यहाँ कस्टमर ही कह रहा है कि उसको एहतियात के साथ ट्रांसफर करें, इन ज्यादा एहतियात कर लें, तो इसे हम जर्नल क्रॉसिंग कहते हैं। ये कस्टमर कोई भी लगा सकता है, खुद अकाउंट होल्डर लगा सकता है, जो ड्रॉ पे ही है, मैं अपने हाथ मेरे पास है, मैं उसको अकाउंट डालने के क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये पाबंदी नहीं है, लेकिन ये मटेरियल पार्ट है चेक का। अगर इसमें कोई कटिंग राइटिंग हो जाए तो फुल सिग्नेचर चाहिए होंगे ड्रॉर के, जिसका चेक है उसके सिग्नेचर। आज के लिए इतना ही। मेरे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा, खासतौर पर बैंकर्स को। और इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि मेरी रीच बढ़ जाए। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।